मैंने तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है और मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं तो गार्ड कर रहा हूं इन असेंबलीज के हुर्मत को, इसके हक को। तो मैं असेंबलीज पे राइट टू रिप्रेजेंटेशंस को छीनने वाला शख्स नहीं हूं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं कैद हूं। मैं कैद हूं कुछ माजी की उन गलतियों का जो मजमूई तौर पर कर दी गई और जिसके नताइज भुगते गए। मैंने फैसला किया है कि आइन मैंने लिखा है। मैं तो मुखालिफ हूं 63-62 का। वैसे ही मैं तो कहता हूं इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई के मामले में बड़ी डेवलपमेंट देखने में आ रही है। 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मुअत्तिल अरकान को अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए मौका देने का फैसला किया है और इसी सिलसिले में अरकान को ज़ाती हैसियत में स्पीकर चैम्बर में तलब किया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली नाअहली रेफरेंस पर 30 दिन के अंदर फैसला करने का पाबंद है। दूसरी तरफ इस हवाले से अपोजिशन का मौक़िफ़ भी सामने आया है और 26 मुअत्तिल अरकान ने ज़ाती नौयत की बजाय इज्तिमाई और मुश्तरका तौर पर स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला किया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर में यह दावा किया गया है कि स्पीकर पंजाब असम्बली 26 अरकान की नाअहली नहीं चाहते, बल्कि वो रेफरेंस को सिर्फ धमकी के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि अरकान असम्बली कवानीन की पासदारी करें। स्पीकर इस गैर मुतवक्की रेफरेंस के असरात से बाखूबी आगाह हैं। खबर में यह भी दावा हुआ है कि स्पीकर ने महसूस किया है कि सेशन के दौरान रेड लाइन अबूर की गई और अगर रुकावटें ना लगाई गई तो मुस्तकबिल में मामलात मजीद ख़राब हो सकते हैं। और इससे पहले स्पीकर पंजाब असम्बली ये वाजे कर चुके हैं कि अगर गलत बयानी पर प्राइम मिनिस्टर को नाअहल किया जा सकता है तो हंगामा आराई करने वालों को क्यों नहीं असम्बली की कार्रवाई में रुकावट डालना भी हलफ की खिलाफ वर्जी है, इसलिए ऐवान में बदनज़मी करने कोई जगह नहीं। इसी से मुताल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब। आप सबका जी शुक्रिया। अयाज साहब आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि अब ये जो पंजाब असम्बली में हंगामा आराई हुई, 26 अरकान मुअत्तली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पर कार्रवाई शुरू भी हो गई। अब स्पीकर ने अरकान को सफाई का एक मौका देने का फैसला किया। आप समझते हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली नाअहली रेफरेंस से पीछे हट रहे हैं या इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे? स्पीकर ने बेसिकली अरकान को सफाई का मौका नहीं दिया, उन्होंने खुद को सफाई का मौका दिया। जिस मलिक अहमद खान को मैं जानता हूँ वो इस हद तक जाने वाला नहीं है। ज़ाहिर है स्पीकर है, रेफरेंस में अगर 3-4 हुकूमती अरकान भी आ जाते, चूँकि ज़ाहिर है ताली एक हाथ से नहीं बज रही होती ना, उधर से भी फिर जवाबी उसी तरह से चीज़ें आ रही होती हैं। हमने देखे भी बहुत से मनाजर, वज़रा तक वहाँ बैठी नारे लगा रही थी और जिस तरह की बातें कर रही थी। बहरहाल चलें, मलिक साहब चूँकि उसके गार्डियन ऑफ द हाउस हैं, वो उन्होंने फ़ैसला किया। मुझे लगता है कि वो शायद बहुत ज़्यादा आगे निकल गए चीफ मिनिस्टर को खुश करने के चक्कर में। चीफ मिनिस्टर साहबा चूँकि इस हवाले से नाराज़ थी और आपको याद होगा कि उनकी तकरीर से पहले भी एक मुलाकात हुई थी स्पीकर की उनके साथ और यकीनन उसमें यही कहा गया होगा कि ज़रा ऐवान में ज़रा खामोशी रखें। मुझे नहीं समझ आती कि हमारे किस किस्म के हुक्मरान आ गए हैं जो इतने नाजुक हो गए हैं कि उनको कुछ शोर या तनकीद भी अब बुरी लगने लगी है कि बिल्कुल वो चाहते हैं कि साइलेंस हो, अच्छे बच्चों की तरह, जैसे क्लास में टीचर लेक्चर दे रही होती है ना, कुछ इस तरह की ख्वाहिश इनकी मुझे लगती है। मतलब इससे बहुत ज़्यादा होता है, असम्बलियों में नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है इसकी हिमायत नहीं की जा सकती। ये अरकान ज़ाहिर है लोगों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, अवाम की वोट लेके नॉर्मली तो जाते हैं अरकान लोगों के, और ज़ाहिर है उनकी तवक्कुआत होती हैं लोगों की, और लोग ये समझ रहे होते हैं कि हमारी बेहतरी के लिए जाके कोई किसी कानून साजी में हिस्सा ले रहे होंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है। कानून साजी भी मैक्सिमम जो हो रही होती है वो इनकी अपनी बेहतरी के लिए, इनकी अपनी बहबूद के लिए हो रही होती है। अवाम का जिक्र उसमें कहीं नहीं होता, क्योंकि ये जो लड़ रहे होते हैं ना, अदरवाइज़ जैसे ही कोई तनख्वाहों का मामला आता है, अरकान की बढ़नी है, ये फ़ौरन इकट्ठे हो जाते हैं। कोई स्पीकर की बढ़नी हो, जैसे वो चेयरमैन सेनेट की और वो स्पीकर नेशनल असम्बली की बढ़ गई और इसी तरह वज़रा की बढ़ गई, और वो मतलब उसमें इनको कभी कोई एतराज़ नहीं होता। मसला वहाँ होता है जब आवाम के लिए कुछ करने की बात आती है, कोई सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करने की बात आती है, तो फिर हमारे वज़ीर ख़ज़ाना भी कहते हैं कि जी हमारे पास तो वसाइल ही नहीं है, जितने वसाइल हैं उसके मुताबिक ही हम कर सकते हैं।
मलिक साहब को मेरा ख्याल है बड़ी जल्दी समझ आ गई थी इस चीज़ की कि वो क्या कर बैठे हैं, स्पेशली जिस दिन उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और वो जो मुस्कुराते हुए उनकी वो तस्वीर थी उस पर बहुत तनकीद हुई, और यकीनन तनकीद पहुंचती है आप तक जब आपने कोई ऐसा काम किया हो। उस दिन के बाद से आप यूं समझें कि मलिक साहब की ये कोशिश है कि किसी तरीके से ये मसला हल हो जाए, और वो अच्छी बात है। अब ज़ाती हैसियत में किया, वो इज्तिमाई में जाना चाह रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, वो ज़ाहिर है उनका भी आना तो पड़ेगा उनको, चूँकि स्पीकर का इशू है, तो वो आएंगे, अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे और उसके बाद मेरा ख्याल है हैप्पी दी एंड हो जाएगा। इसी को टेंशन वाली बात मुझे नज़र नहीं आई। जी आमिर साहब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। क्या ये मुअत्तिल अरकान नाअहली से बच पाएंगे? देखें, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि मलिक अहमद ख़ान बड़े ठंडे आदमी हैं और गहरे भी हैं। उनका नाम सारी दुनिया ने जनरल बाजवा के साथ जोड़ा कि ये उनके आदमी हैं, उनके भतीजे बने हुए हैं। और देखें फिर इसमें जो आज पंजाब के वज़ीर ख़जाना हैं वो ओपनली थे कि वो स्पीकर बन रहे हैं। और आपको पता है कि मैंने यहीं से ये खबर दी थी कि मलिक अहमद ख़ान को स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके नाम दिए थे कि ये हर तरफ ठीक खेलते हैं, बात ठीक करते हैं, सियासी आदमी हैं, कोई ये नहीं है कोई ड्राइंग रूम की साजिश ही सिर्फ करते हैं, ताल्लुकात को निभाना जानते हैं। इन्होंने अपोजिशन को जिस तरह, इलियास साहब ज़्यादा और बेहतर बता सकेंगे, अकोमोडेट किया। PMLN पूरी नाराज़ थी इनसे कि जी आप हर तरह से अपोजिशन का साथ देते हैं, कमेटियों में ला रहे हैं, और जो काम चौधरी परवेज़ इलाही ने बतौर स्पीकर नहीं किए थे आप वो भी अपोजिशन की लिए कर रहे हैं और रियायतें दे रहे हैं इन्हें। ये तनकीद सुनते रहे, समझाते रहे कि हमें दोनों को मिल के चलना है। और अब ये बात आ ही जाएगी ना कि क्या तय किया था अपोजिशन ने उनके साथ। जब आप नाजेबा गालियाँ दें, फ़िक्रे कसें, इशारे करें और चीफ मिनिस्टर खातून हो, तो मेरा ख्याल है कि अगर किसी को नहीं भी समझ आती तो इस फैसले की ये लॉजिक वाहिद वजह भी हो सकती है कि आप एक हद क्रॉस कर गए। आपको स्पीकर ने गवर्नमेंट की नाराज़गी मोल लेते हुए हर तरह से फैसिलिटेट किया। वो कहते हैं ना जी कोई ज़ाती एहसान नहीं किया, बिल्कुल किया। उन्होंने अपोजिशन के ऊपर बेपनाह ज़ाती एहसानात करके उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया। आज अगर लोग ना माने या किसी एक की मोहब्बत में ये बात भूल जाएं कि सियासत इस चीज़ का नाम नहीं है कि सिर्फ आप अपना सर झुका के और चलते रहें। और PMLN ने अपनी पॉलिसी को कुछ बदलने का भी शायद फैसला किया है कि ये जो मुसलसल गालियाँ खा के वो कहते हैं ना बेमज़ा ना हुआ और PTI को बढ़ने दिया, तो ये पहली रुकावट है। और ये एक रास्ता भी दिया जाना पहले दिन से तय था कि आप प्रेशर भी डालते हैं। अब अगर PTI आके ये समझेगी कि हमने स्पीकर को दबा लिया तो आप इसके एक्शन को आगे बढ़ते देखेंगे। ये मुअत्तलियां कोई पहली दफ़ा मलिक अहमद खान ने तो नहीं की ना, चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी करते थे, बाकी असम्बलियों में भी हो जाता था। लेकिन ये पंजाब असम्बली की बात पंजाब असम्बली से ही मवाजना होगा। प्रेस गैलरी का मैं कह चुका हूँ कि उनके पूरे टेन्योर में क्या यहाँ पे कभी बात हुई कि चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में प्रेस गैलरी बंद थी पंजाब असम्बली की? चारों सूबों में से 3 की बंद है और मरकज में भी खुली हुई है, सेनेट में, कौमी असम्बली में। तो ये किस किस्म की जमहूरियत वहां पे राइज थी? नहीं होना चाहिए था ना, लेकिन कोई नहीं बोलता था, हमारे दोस्त हैं, ठीक है। लेकिन अब आज आपको तकाबली जायजे में सारी बातें सच्ची करनी पड़ेंगी ना कि ये ऐसा क्यों था, आखिर जर्नलिस्ट क्या कहते थे उस वक्त? कोई नहीं बोलता था। आज MPs के लिए बोल रहे हैं। MPs को हक है, हम हमेशा कहते हैं कि कुर्सियां भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस किस्म की वाहियातियां करना किसी भी तरफ से वो बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। स्पीकर ने एक रास्ता अगर निकालने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में वो बेहतर रास्ता है। उसमें वो ये नहीं है कि जी वो कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने के बाद चले गए तो वो तस्वीर से घबरा गए। ना इलेक्शन कमीशन घबराया और ना मलिक अहमद खान घबराए। घबराने की बात उनके लिए जिनको समझ आ रही है कि फिर आगे क्या होना है। अथॉरिटेरियन रजीम भी कह देते हैं, डिक्टोरियल भी कह देते हैं, कभी उसको कोई कुछ नाम देता है, तो आपको फिर फेस भी करना पड़ता है कि सारी जमहूरी आजादियां सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं है, वो उस गवर्नमेंट बेंचेस के लिए भी हैं जिसका स्पीकर उसी तरह निगहबान है जिस तरह वो अपोजिशन के बेंचेस का निगहबान है। सही जी, फैसल साहब। देखिए, बात यह है कि अगर आप जमहूरी तनाजुर में देखें तो कौन सा पाकिस्तान की तारीख में, अगर हम 85 से लेकर अब तक की देख लें, जितने ऐवान हुए हैं, ऐवानों के बजट इजलास हुए हैं या जिस वक्त के सदर पाकिस्तान के इजलास हुए हैं, उसमें इस तरह की हंगामा राई ना हुई हो? क्या ये पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत का पहला वाक़या था, या इस वाक़े के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो गई थी जो पहले किसी दौर में जो है वो ऐसा काम ना हुआ हो,
ये तो हर दौर में हुआ है। 19-20 का फ़र्क तो हो सकता है, किसी दौर में कुछ ज़्यादा हुआ होगा, किसी दौर में जो है शायद कम हुआ हो। ये जो हुआ है कम से कम अगर ये ज़्यादा नहीं था तो कम भी नहीं था, या कम नहीं था तो ज़्यादा भी नहीं था। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई थी, कोई अनोखा वाक़या हो गया हो, कोई कुर्सियाँ चल गई हो, कोई मारपीट हो गई हो, कोई जलाओ गिराओ हो गया हो। एक मामूल का जो है वो एक एहतजाज था, उस पर जाके इतना इंतहा पसंद कदम उठाना जिसका कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है, जिसका कोई जमहूरी जवाज़ नहीं है, जिसका कोई पार्लिमानी जवाज़ नहीं है। लेकिन ये तीनों जवाज़ की बात तो हम जब करें जब तीनों चीज़ें इस माशरे के अंदर मौजूद रहें, पाकिस्तान की सियासत में तीनों चीज़ें बची हों। तो जब पाकिस्तान की सियासत में अखलाकियात बची है, ना जमहूरियत बची है, ना पार्लिमान बची है, तो बस ठीक है भाई, एक रश है, एक दौड़ है, जिसके हाथ में डंडा है उसी के हाथ में जो है वो ताकत है। तो ठीक है, आप इनको जो है वो फारिग कर दें, कौमी असम्बली के लोगों को भी जो है आप वहाँ से भी जो है वो फारिग कर दें, और KPK के में से भी जो है हुकूमत को ख़त्म करते हैं। जहाँ जब भी तहरीक बुनियादी तौर पे तो तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाना है ना, बुनियादी तौर पे तो उस तहरीक इंसाफ की आवाज़ को रोकना जो है वो मकसूद है। वो वहाँ की वज़ीर आला साहिबा को जो है वो बुरी लगी है, तो उन्होंने बोला भाई इसको निपटाओ, ताकि आइंदा वो जो इजलास हो तो उसमें वो सुकून से तकरीर कर लें। ठीक है, निपटा दें, क्या फ़र्क पड़ेगा। कोई पाकिस्तान की सियासत में कोई बहुत बड़ी कोई ड्रामाई तब्दीली तो नहीं आ जाएगी, कोई पाकिस्तान की सियासत में कोई इनकलाब तो नहीं आ जाएगा। एक हाइब्रिड सिस्टम है, उस सिस्टम में इनको रखने से या इनको हटाने से दोनों सूरतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो रहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको फारिग कर दें, इन पर लाके नून लीग के लोगों को दोबारा बिठा दें, इलेक्शन करवा के बिठा दें, कोई क्या फ़र्क पड़ना है। लेकिन ये मुनासिब रिवायत नहीं है ये। लेकिन तारीख जब लिखी जाएगी तो ये यहाँ के स्पीकर के रिकॉर्ड पर और ये नून लीग के रिकॉर्ड पर तो बहरहाल आएगा कि उन्होंने इस बुनियाद पे जो है अराकीन को जो है वो नाहिल कर दिया, या नाहिल करने के करीब लेके गए। उन्होंने बजट इजलास में जो है एहतजाज किया था, इसलिए जो नाहिल कर दिया गया। ये भी अपनी नौइयत का एक अनोखा और मुनफरिद वाक़या होगा। तो जब इतने सारे मुस्लिम लीग नून ने इस रिकॉर्ड बनाए तो ठीक है, उसके एक रिकॉर्ड में जो है एक और इजाफा हो जाएगा। सही जी। इलियास साहब, स्पीकर साहब ने तो अपना काम कर लिया, पहले भी इस्लामाबाद भी गए, इलेक्शन कमीशन से भी मिले, उनसे भी जाके मशावरत की कि क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है इनके ख़िलाफ़, इनको डी-सीट करने के लिए सारी सूरत हाल देखी। जब उन्होंने देखा कि इस पर ज़्यादा नहीं वो कुछ कर पा रहे, तो फिर उन्होंने ज़ाहिर इनको देखा, कुछ दबाया। 10 अरकान पर तो जुर्माने भी आयद किए गए, क्योंकि जो टेबल पर चढ़ के नाचे थे, कूदे थे उनके मुताबिक, और जिन्होंने चीज़ों को भी तोड़ा, तो उन पर जुर्माने भी किए हैं 2.5 लाख के करीब करके इन सब लोगों पर, 10 अरकान पर। तो ज़ाहिर है कल उन्होंने फिर अब देखा कि उनको कोई सेफ रास्ता देने के लिए, ख़ुद भी बचने के लिए, उनको भी बचाने के लिए बैठेंगे, कल उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे जिनसे ज़्यादा वो तंग हैं उन लोगों को बहाल नहीं करेंगे, उन लोगों को टाइम देंगे, उनको इस तरह की जो सूरत हाल है। इससे पहले इलेक्शन जब जो बजट इजलास होता है या कोई इजलास होता है, उसमें हुकूमती और अपोजिशन अरकान बैठ के आपस में एजेंडा तय करते हैं कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह की नारेबाजी नहीं करेंगे, इस तरह की। लेकिन जब ये इजलास जब शुरू हुआ तो ज़ाहिर है तकरीर में हर वक्त इस तरह के शोर शराबा, पेपर फाड़ना, इस तरह एक दूसरे के शुरू करते हैं। तो उस टाइम जो भी करते रहे, आपस में बातचीत करते, लेकिन जो उसमें जो कुछ जो चीज़ें थी, कुछ नारे ऐसे लगाए जो कि नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि मुंतखब अरकान है, आवाम के नुमाइंदे हैं और उनको सलीके से रहना चाहिए, तमीज़ से एक दायरे के अंदर रहना चाहिए। लेकिन वहाँ वो जो नारेबाजी जिस तरह की होती रही, उसके बाद फिर स्पीकर साहब ने यही समझा था कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अगर स्पीकर साहब बड़े यानी कि नरम आदमी है, ये सब सख्ती से नहीं करते, लेकिन ये क्योंकि बिल्कुल आमिर साहब ठीक कह रहे थे कि तमाम जो हुकूमती अरकान इनके साथ से नाराज़ थे, क्योंकि ये उनके साथ अपोजिशन को बड़ा टाइम देते हैं, उनकी बात सुनते हैं। तो इस बात पर काफ़ी पिछले गुज़िश्ता इजलासों में बातचीत भी हुई कि इस तरह ना किया करें अपोजिशन को। तो जाहिर है फिर इस दफ़ा वो उन्होंने अपोजिशन को फिर टफ टाइम देने के लिए यहाँ तक नौबत आई है। और अब जाहिर है कि कल उन्होंने बुलाया है, तो अपोजिशन ने भी यही कहा कि जी हम जाएंगे, जाके अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। ठीक है, जमहूरी रवायत में ऐसे होता है कि इस तरह जाना चाहिए और जाके बातचीत उनकी सुननी चाहिए। तो उसमें देखते हैं क्या तय करते हैं, या इनको बहाल किया जाता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि सारे अरकान को बहाल किया जाए। इनमें से कुछ अरकान हैं, उनसे बातचीत की जाएगी कि आइंदा वो अपना तरीक़ाकार जो उनका लाहे अमल है वो उसको इस तरह ना लेके जाएं कि इस नहज पर जाएं कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़े। तो स्पीकर साहब ने ये अपना एक मुकम्मल तौर पर एक एजेंडा तय किया और वो इनके साथ बातचीत करने के बाद ही देखें क्या सूरत हाल निकलती। कल अब
ये जाएंगे, जब जाएंगे तुम बातचीत करेंगे इनसे कि जिसने किया उनको बताएंगे, उसको चार्जशीट करेंगे, उसके करने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर है इसमें ये भी है कि दरमियाना रास्ता यही निकलेगा, क्योंकि यही कहा जा रहा था सारे कि आप गलत कर रहे हैं। तो स्पीकर साहब ने एक अब देखा है कि इनसे कुछ लिखवाएंगे ताकि ये आइंदा करें तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनको जो डी सीट तक का मरहला है उस तक लेके जाएं। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कुछ ऐसा किया जाए कि इनको डी सीट करने के लिए काम जी जी। शकील अंजुम साहब, ये रिवायत गलत पड़ेगी या पड़ गई जिस तरह का एक्शन हुआ, और अब जो मामला है ये जो दरमियानी रास्ता मिलकर बातचीत से ज़ाती हैसियत, इनफरादी हैसियत इस मामले को निपटाना, आपको लगता है कि अब जिस तरह इनिशिएट किया स्पीकर साहब ने, अब उससे पीछे हट रहे हैं? देखिए दुआ, हम इस इशू को ना दो तरीक़ों से देखते हैं। एक तो आइनी तरीके से कि पाकिस्तान का आइन इस हवाले से क्या कहता है, दूसरा तरीका ये है कि अखलाकियात क्या कहती हैं। आइनी तौर पर अगर हम देखें तो स्पीकर जो सूबाई असम्बली हैं उनको बराह रास्त किसी भी रुकन असम्बली को मुअत्तल करने का तो हक हासिल है, इख्तियार हासिल है, लेकिन उसकी रुकनियत से उसको वो ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि आइन के अंदर वाज़ेह है, जो आर्टिकल आइन का 63A है उसमें भी अगर आप देखें तो अगर कोई रुकन असम्बली जो है वो पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करेगा, वो बजट सेशन में पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देगा, अदम एतमाद में ख़िलाफ़ वोट देगा, जो भी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करेगा उस हवाले से जो पार्टी का सरबराह होगा वो जो एक रेफरेंस बना के स्पीकर को भेजेगा, और स्पीकर जो है वो उस रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे, जहां पर उस हवाले से कार्रवाई होगी जो आइन में मुरवजा तरीक़ाकार है कि आया उसने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया। तो आर्टिकल 63A अगर तो 62-63 जो है उसके तहत अगर कोई जैली डिग्री उसकी साबित होती है, सादिक और अमीन नहीं रहता, अगर कोई किसी जुर्म में सज़ा हो जाती है, ड्यूल नेशनल है, तो 62-63 उस वक़्त लागू होगा। उस सूरत में भी जो स्पीकर हैं वो रेफरेंस बना के इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे जहां पर कार्रवाई होगी। अगर तो उस कार्रवाई में वो जो एलिगेशन होंगे साबित हो जाते हैं तो फिर वो नाअहल हो जाएंगे। अदरवाइज़ मेरा ये ख्याल है कि स्पीकर के पास ये कोई इख्तियार नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो एक सेशन के लिए, 2 सेशन के लिए किसी भी रुकन को मुअत्तल कर सकते हैं। माजी में भी इसकी रिवायात मौजूद हैं। ठीक, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी अराकीन सूबाई असम्बली को जब वो स्पीकर थे तो उस वक़्त मुअत्तल किया था 1 से 2 सेशन के लिए। तो कानूनी तौर पर तो नहीं लगता कि किसी तरीके से भी इन 26 अराकीन को नाअहल करार दिया जा सकता है आइनी और कानूनी एतबार से अगर देखा जाए। लेकिन अगर जिस तरह फैसल साहब ने कहा, अगर हाइब्रिड सिस्टम को देखें तो फिर कुछ भी हो सकता है। उसमें जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं तो फिर ये नाअहल भी हो सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम इसको देखें, अगर इसका इखलाकी पहलू देखें तो उसमें मेरा ये ख्याल है कि स्पीकर साहब ने पहल की है और उन्होंने इनको बुलाया है और इनको जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर बैठकर बात करनी चाहिए। और जो पार्लिमानी रिवायत हैं उनका भी ख्याल इनको भी करना चाहिए कि अगर कोई खातून वज़ीर आला हैं तो जिस किस्म के इशारे और गालम गलोच उन्होंने की है उससे इजतनाब किया जाना चाहिए। बिल्कुल एहतजाज का हक हर किसी के पास है, महफूज है, हर बंदे को करना चाहिए, लेकिन उसकी कोई हदूद व कयूद भी होती हैं। रेड लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए। जब आप रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर इस किस्म के इश्यूज बनेंगे। अगर स्पीकर साहब ने इखलाकी तौर पर कल इनको बुला लिया है और इनके लिए उन्होंने दिल बड़ा किया है तो इन तमाम अराकीन को मेरा ख्याल है जाना चाहिए और बैठकर बात करनी चाहिए। और हम हमेशा यही बात करते हैं कि मुज़ाकरात से, बैठकर से ही बातचीत के रास्ते जो है वो निकलते हैं और उसी से मसाइल को जो है हल होने में मदद मिलेगी। अगर मिल बैठ कर बातचीत के ज़रिए मसले को हल किया जा सकता है तो ज़रूर करना चाहिए। अगर कानूनी तौर पर कोई स्पीकर साहब के पास वाकई कोई ऐसी शिक मौजूद है जिसके तहत वो ये कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं तो फिर उनके पास भी उनका राइट मौजूद है, वो बिल्कुल इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। और वो वैसे भी रेफरेंस जो है इलेक्शन कमीशन जमा कराए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये ऊँट की किस करवट बैठता है। आया कि इखलाकियात के तहत इस मसले को हल किया जाएगा या आइन और कानून के तहत इस मसले को हल किया जाएगा। चलें, ठीक है। पॉइंट आ गया सवाल, क्या मुअत्तल अरकान नाअहली से बच पाएंगे या स्पीकर साहब आप जो एक मौका दे रहे हैं बातचीत का उसी से मामला हल हो जाएगा?
एक्सपर्ट्स की राय ने आपने जानी। अभी एक ब्रेक से वापस आ रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल, दफाई महाज पर इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत पाकिस्तानी स्पोर्ट्स से खौफजदा हो गया। भारतीय गोदी मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट के बाद हॉकी के पीछे पड़ गया। शिवसेना से गोदी मीडिया तक पाकिस्तान फोबिया में मुब्तला क्यों, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तासुब पसंद हिंदू और भारतीय मीडिया क्रिकेट के बाद हॉकी के पीछे पड़ गया है। 27 अगस्त से भारत में हॉकी एशिया कप शेड्यूल है। भारतीय हुकूमत ने एशिया कप में पाकिस्तान की शिरकत की मंजूरी दे दी और किसी भी किस्म की रुकावट न डालने की भी यकीन दहानी कराई, मगर पाकिस्तान हॉकी टीम की भारत में एशिया कप में शिरकत हुकूमत की इजाज़त से मशरूत है। पाकिस्तान को एशिया कप में शिरकत की दावत मिलने पर इंतहा पसंद हिंदू और भारतीय गोदी मीडिया की नींदें उड़ गई हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू कर दिया और अपनी ही सरकार पर बरस पड़े हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत आने की इजाज़त क्यों दी गई है। इसी हमारा सवाल आमिर साहब आपसे आगाज़ करिए, चूँकि भारत की जो खेलों में दुश्मनी और नफरत अंगेज सियासत की ये एक और मिसाल सामने आई है। भारत क्यों सामना नहीं करना चाहता खेलों में पाकिस्तान का? देखें जी, बात यह है कि वो सामना करना चाहता है या नहीं चाहता, इस पे बात करते हैं। लेकिन पहली बात यह है कि हम क्यों जाना चाहते हैं। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमारे ही अंदर क्यों है कि हम हर दफ़ा क्रिकेट के लिए भी पहुंच जाएं खेलने के लिए और वो जाके कहें कि हमने न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है। हम कहें आपने खेलना है, ठीक है, नहीं खेलना है, हम बाहर हो जाएंगे, क्या हो गया। दुनिया को मैसेज बड़ा क्लियर जाना चाहिए कि जो मुल्क पाकिस्तान पे बिला इश्तियाल हमले करता है, बहाने बनाता है, दहशतगर्दी की वारदात डालता है और पाकिस्तान को उस पर इल्ज़ाम देता है, दुनिया में उसकी सुबकी होती है, जंग में वो हारता है, उसके बाद वो फिर ड्रामा करते हैं कि जी एक तरफ दावत है और दूसरी तरफ वही जो हिंदू तवा है, आरएसएस है, वो सारे के सारे पाकिस्तानी टीम के लिए धमकियां लगाते हैं। ये पहले भी, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा ये कर चुके हैं कि जब ये हारते हैं तो अपने स्टेडियम को आग भी लगाते हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ जब ताज़ा ज़ख्म उनके बने हैं, पूरी दुनिया में रुसवाई उनके मुकद्दर बनी हुई है और ट्रंप ने इनकी छेड़ बना ली है, हर जगह पे जाके जिक्र कर देते हैं और अब बार बार इनकी अपनी फोर्सेस के लोग भी तस्लीम कर रहे हैं कि नुकसान हमारा हुआ है, पायलट्स का भी हुआ है, जहाज़ों का भी हुआ है और बहुत सारे और फौजी भी मारे गए इनके। तो वक्त के साथ पाकिस्तान को कहने की जरूरत नहीं पड़ रही, दुनिया मान रही है। तो ऐसे में हम अपने खिलाड़ियों को कैसे हवाले कर सकते हैं उनके? ये हमारी हुकूमत, हमारी सिक्योरिटी हुकाम को सोचना चाहिए कि वो तो पागल जुनूनी है, उनका तो अंदाजा हो चुका हुआ है कि वो कोई भी मॉब अगर ग्राउंड में डाल देंगे तो ये हमारे खिलाड़ी क्या खेल सकेंगे इतने प्रेशर में। खिलाड़ी खेलता है प्रेशर में, क्रिकेट के भी खेलते हैं, लेकिन जो आज सिचुएशन बनी हुई है, जो आरएसएस ने वहां पे एक फैसला कुन बना ली अपनी अक्सरियत और अपना जो वो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसले करती है, वो कहती है कि हाँ ये फैसला बनता नहीं लेकिन हालात ऐसे हैं कि हम कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरे ख्याल में हमारी टीम को, सिक्योरिटी हुकाम को और हुकूमत पाकिस्तान को मिल के फैसला करना चाहिए कि या तो इंडिया लिख के दे कि जी हम पब्लिकली दुनिया के सामने आपको कह रहे हैं कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, खेल के मैदान में एटमॉस्फेयर बड़ा बेहतरीन होगा, फिर तो ठीक है, वरना तो जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे प्लेयर्स की जान होनी चाहिए और जिस तरह से वहाँ माहौल, जब से खैर से मोदी साहब आए हैं, वो इसी तरह का माहौल है मुसलमानों के और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ऐसी उन्होंने फ़िज़ा बना दी। पहले सिर्फ शिवसेना किया करती थी, उसके बाद गोदी मीडिया जो है ना वो उनका माउथ पीस बन गया और उसने वही उठाया उनका नफ़रत पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ और उन्होंने वो दिन रात वो इसी तरह कर रहे थे। और स्पेशली जब से ये उनके लिए जो सानिया हुआ है, हमने जो जवाब दिया था पहलगाम के बाद, वो बहुत बड़ा सानिया है, वो उससे निकल नहीं पा रहे, उनको समझ नहीं आ रही कि इसको हमने बैलेंस आउट कैसे करना है, वो जाहिर कर तो पा नहीं रहे, इसलिए वो नफरत। अभी देखे ना वो रिसेंटली क्या हुआ, वो दिलीप दोसांझ की फिल्म जिसमें हानिया आमिर थी उसको रिलीज नहीं होने दिया वहाँ। भाई दिलीप दोसांझ ने कहा भाई आप ये मामला तो अब हुए हैं ना, ये तो उससे बहुत पहले फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन वो कोई अकल की बात सुनने के लिए ना उनका मीडिया तैयार है और ना मोदी हुकूमत तैयार है। ये मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया में बेशुमार समझदार और अच्छे लोग हैं जो इस पॉलिसी को पसंद नहीं करते, बाकायदा वो नफरत का इजहार भी करते हैं ये जो हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि मीडिया पे कंट्रोल सारा शिवसेना का हो गया और इस लेवल पे चीजें वो ले गए हैं, तो आमिर की बात बिल्कुल ठीक है कि या तो वो लिख के दें हमारी टीम की सिक्योरिटी
स्टिल प्लेयर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है जब जान का खतरा एक तरफ से धमकियां आ रही हों और इस तरह परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। जी कोई ब्रेक से वापस आते हैं इसी सवाल पर फैसल साहब, शकील अंजुम साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब आपको क्या लगता है एशिया कप में शिरकत की जो दावत है पाकिस्तान को जाना चाहिए? देखिए जी, पाकिस्तान के अभी हाल ही में उनके ज़ख्म भी भरे नहीं हैं, वो उस पर अभी चीख रहे हैं, उनका मीडिया भी चीख रहा है, वो भी चीख रहे हैं। और मोदी ने सरकार ने हमेशा यही किया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही अपनी आवाम को इस तरह करके इश्ताल ला के और हमेशा इलेक्शन वगैरह जीते। तो अभी जो सूरत हाल है, हमें अपनी, जैसे सबने कहा कि अपनी टीम की हिफाजत करनी चाहिए। बिल्कुल हमें जैसे वो कहते हैं कि पाकिस्तान में नहीं आके खेलना, इंडिपेंडेंट जगह जाके खेलना, और हाल ही में उन्होंने किया है इसमें। तो हमें भी इस सूरत हाल में जिस तरह है कि जाके इंडिपेंडेंट जगह करना चाहिए, यहाँ पर दुनिया भर को बताना चाहिए, वरना इसका बिल्कुल एहतजाज करना चाहिए कि वो सिक्योरिटी दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्या सूरत हाल है उनके मुल्क में। तो वैसे ना अमन अमान की जो सूरत हाल है वैसे ही है कि वो हमारी टीम से वैसे ही मैच में हार जाते हैं, तो वो वैसे इतना शोर मचाते हैं करते हैं, बल्कि अपना स्टेडियम जला दिया था उन्होंने। तो ये सूरत हाल है कि टीम को सिक्योर कर सकेंगे, जो है इसको कर सकेंगे, ये तमाम सूरत हाल देखनी चाहिए। इसके बाद में फैसला चाहिए गवर्नमेंट को करना, लेकिन उनकी दावत दी गई है, लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं आते पाकिस्तान में अगर इस तरह कर देते हैं। जी फैसल साहब, लेकिन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये तो खारजा के हवाले से जो भी पॉलिसी बने वो बना लें। लेकिन वहाँ के मीडिया की जहाँ तक बात है, वो एक कल मैं प्रोग्राम देख रहा था, उसमें उन्होंने पूछा वहाँ के दानिश्वर से, उनका कोई यूट्यूबर ने, कि ये जो ऑपरेशन संदूर था इसमें भारत को क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। तो जो वहाँ के उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने बोला फ़ायदा तलाश करने जाएँ तो शायद फ़ायदा तो कोई ना मिले, लेकिन नुकसान तलाश करने जाएँ तो जो भारतीय मीडिया था उस पर लोगों का जो है ना वो एतबार ख़त्म हो गया है। तो ये जो भारतीय मीडिया है, ये भारत का जो है ना खुद जो है वो दुश्मन बन गया। वहाँ के लोग भी इसकी बात पे जो है ना वो एतबार करने को जो है ना वो तैयार नहीं है। उसको सिर्फ एक इंतहा पसंदी और जनूनियत जो है वही उस मीडिया की जो है ना तस्वीर बन गई है। यानी कि जो हुकूमत का चेहरा है वही मीडिया उसकी जो है ना वो अक्कासी कर रहा है। इससे जो बड़ा जाना और ना जाने का जो सवाल है वो जो पाकिस्तान की पॉलिसी साथ बेहतर समझें कर लें। ठीक जी शकील अंजुम साहब, एक तो ज़ाहिर है जाने की, और ये जो भारतीय मीडिया है ज़ाहिर है ये भी प्रोपेगेंडा का मास्टर है, और ये जो भारत का चेहरा, और ये एक लिहाज से अच्छा भी है। शकील अंजुम साहब आपसे सवाल कि ये भारत का जो एक मसक शुदा चेहरा है वो दुनिया को भी दिखा रहा है, और भारतीय मीडिया खुद अपने अमाल से और अपनी जो उसकी रिपोर्टिंग है उससे दुनिया को बता रहा है कि असल में भारत का चेहरा है क्या। देखिए, सिक्योरिटी भारतीय मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान की प्रेस्टीज का भी मामला है। जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो भारत ने स्टेट अवे जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया था पाकिस्तान आने से कि उनकी टीम नहीं आएगी क्रिकेट खेलने के लिए। और हालांकि आईसीसी की टीम्स आई, सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई, सारी चीज़ें हुई, हमने नए स्टेडियम बनाए, अगरचे बाद में वो उनकी छतें टपकने लगी, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने स्टेट अवे जो है आने से इनकार कर दिया। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि बिल्कुल स्टेट अवे जो है वो रिफ्यूज़ करे। थर्ड वेन्यू मौजूद है और वहाँ पर अगर खेलना है तो भारतीय टीम आ जाए, पाकिस्तानी टीम खेल लेगी, इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। और बिल्कुल पाकिस्तान की टीम को भारत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह आप कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से मीडिया में इश्ताल दिलाया जाता है और जो मोदी की पॉलिसीज़ हैं, हिंदुज़म को वहाँ पे परवान चढ़ाया गया है और जो अक़लियतें हैं उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया है। तो इस सारी सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर जाना जो है वो ख़तरे से खाली भी नहीं होगा। और जो भारतीय मीडिया का आपने बताया, हम क्या पूरी दुनिया जो है भारतीय मीडिया पे थू थू कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने नेगेटिव रिपोर्टिंग की, ख़ास तौर पर ये जो जंग के दौरान रिपोर्टिंग की, और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि भारतीय फौजी जो है वो कराची में चले गए हैं, रावलपिंडी को पता कर लिया है और इधर चले गए हैं, उधर चले हैं। लेकिन असल में हकीकत आपके सामने है कि जो हाल उनका हुआ फिर आपने देखा और पूरी आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट्स फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।